तो पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले फेज का प्रचार तो अब थम गया है, वो शोर शराबा शांत हो गया है। लेकिन रुकिए, शांत होने से ठीक पहले आखिरी दिन पॉलिटिकल स्टेज पर जो घमासान मचा वो देखने लायक था। तो चलिए आज इसी पर थोड़े गहराई से नजर डालते हैं। दाव पर क्या लगा है? देखिए, 23 अप्रैल को 16 जिलों की 152 सीटें। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि ये चुनावी महासंग्राम कितना बड़ा है, जहां हर एक सीट के लिए जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। आज हम बात करेंगे कि इस चुनावी जंग का स्केल क्या है, फिर देखेंगे कि नेताओं के बीच कैसे शब्दों के तीर चले। इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है, झालमुड़ी पर हुआ हंगामा। और आखिर में समझेंगे कि ये सब बंगाल की पॉलिटिक्स के बारे में हमें क्या बताता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चुनावी मैदान आखिर कितना बड़ा और कितना अहम है। तो जैसा मैंने कहा, प्रचार का शोर अब शांत हो चुका है। पहले फेज की वोटिंग से ठीक पहले सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए अपनी आखिरी और पूरी ताकत लगा दी। प्रचार के आखिरी दिन आप जानते हैं, सिर्फ वादे नहीं होते, बल्कि एक दूसरे पर तीखे हमले और जवाबी हमले होते हैं। नेताओं ने एक दूसरे पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और इसकी शुरुआत हुई एक सीधे हमले से। ये कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। दार्जिलिंग की एक रैली में उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि अब उनके जाने का टाइम आ गया है। अमित शाह सिर्फ हमला करके नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कई बड़े दावे भी किए। उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि बंगाल में अगली सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी। गोरखा समुदाय की सारी प्रॉब्लम 6 महीने में सॉल्व कर देंगे। और ये भी आरोप लगाया कि टीएमसी के राज में अन्याय बढ़ा है और अब लोग चेंज चाहते हैं। बीजेपी की तरफ से एक और बड़ा हमला मनोज तिवारी की तरफ से आया। उन्होंने टीएमसी पर सीधे सीधे कम्युनल पॉलिटिक्स का आरोप लगा दिया। कहा कि वो मुस्लिम समुदाय को भड़का रहे हैं, जो पूरे देश के लिए एक चैलेंज है। वहीं बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने ये आरोप लगाया कि टीएमसी ने हिंसा को अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा बना लिया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि टीएमसी पर हमले सिर्फ बीजेपी ही नहीं कर रही थी। दूसरे विपक्षी दल भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने डेवलपमेंट के मुद्दे को उठाया। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन ने प्रचार में कहा है कि ममता सरकार ने कोई विकास नहीं किया है और अब बंगाल के लोग बदलाव के मूड में हैं। चलिए अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे अनोखे हिस्से पर। प्रचार के आखिरी दिन एक बहुत छोटी सी बात ने कैसे एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा खड़ा कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक स्नैक, मतलब एक आम सा नाश्ता जिसे हम झालमुड़ी कहते हैं, वो चुनाव का इतना बड़ा मुद्दा बन सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर बंगाल की पॉलिटिक्स में ठीक यही हुआ। चलिए देखते हैं ये पूरा मामला था क्या। तो हुआ ये कि ये पूरी घटना 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी झारग्राम में एक छोटी सी दुकान पर रुककर झालमुड़ी खाते हैं। उनकी पार्टी इसे आम लोगों से जुड़ाव की तरह दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे सीधे सीधे ड्रामा बता दिया और ये तक कह दिया कि झालमुड़ी तो पीएम के सिक्योरिटी गार्ड्स ने बनाई थी। तो अब सवाल ये है कि ये जो तीखे हमले हो रहे हैं और झालमुड़ी जैसे अजीबोगरीब विवाद हो रहे हैं, ये सब हमें इस चुनावी लड़ाई की स्ट्रैटेजी के बारे में क्या बताते हैं? देखिए, इन सब घटनाओं से कुछ बातें एकदम साफ हो जाती हैं। पहली ये कि पूरा कैंपेन पर्सनल अटैक से भरा हुआ था। दूसरी, सिंबॉलिक पॉलिटिक्स, मतलब इशारों इशारों में बात करने की राजनीति का खूब इस्तेमाल हुआ। तीसरी, हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। और चौथी कि छोटी से छोटी बात को भी एक दूसरे पर हमला करने का जरिया बनाया जा रहा है। कुल मिलाके कहें तो ये एक ऐसी लड़ाई थी जो हर लेवल पर लड़ी जा रही थी, चाहे मुद्दा बड़ा हो या छोटा। हर चीज को एक पॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। सोचिए, जब पॉलिटिक्स में बहस झालमुड़ी पर होने लगे, तो फिर वो असली मुद्दे कहाँ चले जाते हैं जिनसे आम लोगों की जिंदगी जुड़ी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस शोर में असल बातें ही गुम हो रही हैं? ये इस चुनाव की कहानी का एक ऐसा पहलू है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।